पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ओजोन परत क्षीणता। ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ना सिर्फ आपके इस बीएड के दृष्टिकोण से। अब इसके बाद जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप यूपी टेट का जब फॉर्म आए तो भरिएगा, तब आप एलिजिबल भी हो जाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में। तो उसके दृष्टिकोण से भी ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो आइए जानते हैं कि क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या है ओजोन परत का क्षरण। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है आपका कि ओजोन परत क्षीणता का अर्थ क्या होता है। तो देखो, वायुमंडल में ओजोन गैस का निर्माण एक समान प्रक्रिया है, सीधी सी बात है, एक नॉर्मल प्रोसेस है ओजोन गैस का निर्माण, है ना। वायुमंडल के उच्च ऊर्जा विकिरण से प्राप्त ऑक्सीजन का कुछ भाग ऑक्सीजन अणु से मिलकर ओजोन परत का निर्माण करता है। ये ओजोन समतल मंडल में पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। बस ये लाइन सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेनी है अपने नोट्स में, कि क्या नोट कर लेनी है कि ये जो है वो आपका जहाँ पर आप रह रहे हो, यानी समतल मंडल पे पृथ्वी के, यहाँ से आपकी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है, पाई जाती है, तथा पृथ्वी की सतह पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो यही है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पराबैंगनी किरणें वास्तव में सूर्य के किरणों का एक भाग है। सूर्य की किरणों के दो भाग होते हैं। देखो, सूर्य की किरणें जो होती हैं, जो सन की रेज होती हैं, उनके दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? दृश्य भाग, विजिबल पार्ट जिसे आप कहते हैं। दूसरा होता है अदृश्य भाग, जिसे आप कहते हैं अनविजिबल पार्ट। स्पेक्ट्रम में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं। यानी दृश्य भाग के अंतर्गत आपके कौन से आ जाते हैं? तो विबग्योर आपने पढ़ा होगा ना, विबग्योर पढ़ा होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन्होंने वही बताया कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, ये रंग क्या है? विजिबल पार्ट के अंतर्गत आ जाएंगे, आपके दृश्य भाग के अंतर्गत, है ना। इनको हमारी आंखें देख सकती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? सारे विजिबल पार्ट के अंतर्गत। अब मान लो प्रश्न में आ गया कि इनमें से दृश्य भाग वाले रंग हैं अब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप क्या लगा करके आएंगे? ऑल ऑफ द अबव। मान लो इनमें से एक क्वेश्चन आ गया आपका कि इनमें से कौन सा विजिबल पार्ट नहीं है, और तीन मान लो ये आ गया बैगनी, नीला, आसमानी, और एक आ गया पीला। तो नहीं, या पीला नहीं, या मान लो कुछ भी जो कलर ना मौजूद हो, पिंक आ गया मान लो एक, है ना, पिंक, गुलाबी। तो आप क्या लगा करके आएंगे? गुलाबी इनमें से नहीं है। समझ गए कहाँ से ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज के बनेंगे? तो थ्योरी से ही। तो बिल्कुल निसंकोच होकर के, निसंदेह एकदम थ्योरी पढ़ो। लास्ट के 15 दिन में हम आपको ऐसी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, विश्वास बना के चलिए बस। सूर्य के प्रकाश का दूसरा भाग जो होता है वो होता है अदृश्य भाग। लाल रंग के बाद देखो विबग्योर जो है, विबग्योर, तो यानी कि जो रेड के बाद के जितने भी बचे कलर्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, मतलब उनको हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। उसी के अंतर्गत आपको ये अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इनकी क्या क्या रेंज होती है ये समझो। जो आपकी अवरक्त कणें होते हैं, यानी अवरक्त जो आपकी किरणें अर्थात इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, वो इस प्रकार बैगनी रंग के परे भी अदृश्य भाग होता है, जो बैगनी रंग यानी अल्ट्रावायलेट कहलाता है, तथा इनसे निकलने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेस कहलाती। ये ज़रूर याद रखना कि इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 7500 माइक्रोन से अधिक तथा 4000 माइक्रोन से कम होती है। यानी कि 7500 से लेकर के 4000, ये जो रेंज है, जैसे 75,000 क्या है, 7500 से अधिक यानी 7500 से ज़्यादा, और 4000 माइक्रोन से कम होती है। ये आपको याद रखनी है। अल्ट्रावायलेट रेज इनकी क्या है? ये तरंगदैर्घ्य है। ओजोन परत इन बैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत क्या करती है? तो हमने आपको बताया कि ये क्या करती है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन रोकता है? तो आपकी ओजोन परत रोकती है ना। वायुमंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अब देखो जरा, ओजोन परत इन बैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये लाइन आपको नोट डाउन कर लेनी है। तथा रक्षा कवच की भांति कार्य करती है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए एमसीक्यूज में कि रक्षा कवच की भांति कार्य करती है, ऑप्शन ए ओजोन परत, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी है ना बहिर्मंडल, ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो आप क्या लगा कर क्या होगे?
ओजोन परत जो है वो रक्षा कवच की भांति काम करती है। मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षय हो रहा है। क्षय मतलब उसका विनाश हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, उसका नाश हो रहा है। फल किसकी वजह से हो रहा है? तो ह्यूमन बींग्स की वजह से हो रहा है। मैम हम तो नहीं कर रहे हैं, हमने कभी बताते हैं आप कैसे कर रहे हो, आपके उन करने से भी हो रहा है। क्या कि फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बन चुका है कि वायुमंडल में कुछ प्रदूषक जैसे आपके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एल्डिहाइड आदि तत्वों के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करने की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भी ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन वायुमंडल में संघारक यानी डिस्ट्रॉयर तथा संरक्षक यानी कंजर्वेटर दोनों के रूप में कार्य करती है। ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरे को से प्रभावित होते हैं। संघारक कार्यों में हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता तथा संरक्षक कार्य में पराबैंगनी विकिरण से जीवों की रक्षा आदि होती है आते हैं। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 10 ppm अर्थात 10 लाख वायु के परिमाण में 10 भाग है। यह पराबैंगनी किरणों को अपने में समाहित कर लेती है, जिससे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में ऊष्मा की वृद्धि होती है और आंतरिक ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप वृद्धि के कारण प्रदूषक पृथ्वी की समीपवर्ती सतह पर विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसी कारण औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों के फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं प्रदूषकों से युक्त बादल छा जाते हैं, जिनके हानिकारक परिणाम देखने को मिलते हैं। ये प्रदूषक लगभग 1 महीने में विश्व के एक बड़े भाग में फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसलिए किसी एक देश के द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के प्रयास सार्थक नहीं हो पाते हैं। आज के समय में जो शीत उपकरण हैं, जैसे कौन से शीत उपकरण मतलब ठंडे किए जाने उपकरण मैम, मतलब हमने कहा मतलब जैसे एसी फ्रिज वाले, हमने कहा देखो एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर्स तथा अन्य उपकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में जाकर ओजोन परत पर हमला कर देते हैं। समताप मंडल में CFC कई वर्ष तक बने रहते हैं। काफ़ी समय बाद CFC में व्यवस्थित क्लोरीन जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है वो ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। अमेरिका के कॉनकॉर्ड वायुयानों की तेज चाल व तेज ध्वनि से ओजोन परत को क्षय को आशंका के कारण ही इन्हीं प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरी तरफ नाइट्रोजन ऑक्साइड की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया के माध्यम से ओजोन का निर्माण भी होता है तथा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन व हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये प्रदूषक प्रकाश के अवरोधक तथा रासायनिक धूम्र यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण बनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण बनते हैं, कौन बनता है? H2O2 भी बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, ये जो हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया होती है, ये सब ठीक। वर्तमान समय में ओजोन परत का तापमान प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी के कारण ओजोन का निर्माण अधिक मात्रा में हो रहा है। समताप मंडल में चलने वाली हवाएं इसे वायुमंडल में फैला देती हैं या ओजोन परत में छेदन करने पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो रहा है। अंटार्कटिका ध्रुव पर ओजोन परत काफ़ी पतली तथा छिद्रयुक्त है। भूवेत्ता इसे ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल कहते हैं। प्रकृति स्वयं ही इस छिद्र को बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। अब समझो बात को, अगर आपसे पूछ दिया जाए अंटार्कटिका ध्रुव पर ओजोन परत काफ़ी पतली और छिद्रयुक्त है, भूवेत्ता इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओजोन छिद्र, ऑप्शन बी ओजोन होल, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई छिद्र होल बात एक ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यहाँ से। अब ओजोन परत के ह्रास यानी डिप्लेशन के कारण क्या क्या है? तो देखो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कि ध्रुवीय चक्रवात यानी पोलर साइक्लोन्स ओजोन क्षय में सहायता करते हैं। वायुमंडल में जो आप गैस यूज़ कर रहे हो, जैसे आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ओजोन का क्षय होता है। परमाणु केंद्रों में जो आपके ये रेडियो एक्टिव रे वेव्स होती हैं, ये रेडियोधर्मी जो विकिरण हो रहा है, ये ओजोन की से क्रिया करके इसका विघटन कर देता है। जो आपके परमाणु बम से विस्फोट से निकलने वाली गैस है, वो भी ओजोन का क्षय कर देती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो आपकी क्लोरीन गैस ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोन का क्षय कर देती है। सुपरसोनिक विमान जो होते हैं, इनसे निकली CFC गैस ओजोन का क्षय का प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा कारण है। शीतलकों यानी कूलिंग एपरेटस जो है आपके, जैसे AC फ्रिज से निकलने वाली CFC गैस का ओजोन का क्षय करती है। विभिन्न उद्योग जैसे आपके प्लास्टिक उद्योग से निकलने वाली हानिकारक गैसें भी ओजोन परत का क्या कर देती हैं? नाश करती हैं, क्षय करती हैं। शोध से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर बताया गया कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकली क्लोरीन गैस का एक
परमाणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक ने सन 1984 में दक्षिणी ध्रुव पर 40 किलोमीटर व्यास के ओजोन क्षेत्र का बढ़ना सन 1985 में से ही चिंता का विषय बन चुका है। इसका पता ब्रिटिश वैज्ञानिक जे फॉरमैन ने लगाया था तथा बताया कि न्यू इंग्लैंड के उत्तरी भागों जैसे स्वीडन, नॉर्वे आदि के ऊपर भी ओजोन क्षेत्र बनने की आशंका बनी है। भारत बड़ा सौभाग्यशाली है जहां पर ओजोन परत अब भी एकदम सुरक्षित है, यद्यपि ओजोन परत की मोटाई जरूर कम हुई है। एक बात बताओ, धीरे धीरे मोटाई कम हुई है, ये भी एक चिंता का ही विषय है। पहले कोई चीज़ इतनी मोटी है, ठीक, अब वो इतनी बची तो फिर सीधी सी बात है जब वो पतली सी बचेगी तो उसको उसमें धीरे धीरे छिद्र भी होने लगेगा। तो ये कोई बात अच्छी बात थोड़ी ना कि पतली हो रही है। इस चीज़ का भी अभी से ही अगर ध्यान रखेंगे तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ओजोन परत क्षीणता से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो सबसे पहले तो मनुष्य पर ही होता है। कैसे कि त्वचा पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। 1% ओजोन गैस घटने से 2% त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, समझ लो। दक्षिणी ध्रुव के पास मेलानोमा कैंसर से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। क्यों हुई है? वो सिर्फ उसका कारण दक्षिणी ध्रुव के पास जो है जो आपका ओजोन का छिद्र बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली जो वायलेट रेज होती है वो आ रही है अपनी पृथ्वी पे। आँखों पर पड़ता है, इससे मोतियाबिंद, असाध्य दृष्टि दोष तथा अंधापन के रोग फैलते हैं। प्रतिरोधक तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, इससे प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है, जल्दी जल्दी लोग बीमार होने लगते हैं। ओजोन परत क्षीणता को रोकने के उपाय, अगर आप चाहते हैं कि ओजोन परत की जो ये डिप्लीशन ओजोन लेयर का है ये रुक जाए तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने जो इंटरनेशनल आपके एफर्ट्स हैं। सन 1985 में वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में ओजोन परत क्षीणता को रोकने के उपायों पर चर्चा करते हुए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसके प्रति जागरूकता विकसित करने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद में सन 1989 में हेलसिंकी डेनमार्क में सभी यूरोपियन देशों तथा 82 अन्य देशों ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें CFC का उत्पादन को रोकने पर चर्चा की गई। अगर मान लो पूछा जाए आपसे कि CFC का उत्पादन को रोकने पर चर्चा की गई है ना, तो किस सन 1989 में, तो कहाँ की गई? तो वो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बताएंगे कि हेलसिंकी डेनमार्क में की गई थी। जिसमें कौन शामिल था? तो सभी यूरोपियन देश तथा 82 अन्य देश शामिल थे। सभी देशों में सुपरसोनिक विमानों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। सन 1991 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सदस्य में ओजोन परत की रक्षा के लिए आर्थिक अनुदान भी की व्यवस्था भी की गई। राष्ट्रीय प्रयास भी होने चाहिए। सन 1992 में भारत ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए तथा इसे अपने देश में लागू कर दिया। उसके बाद में भारत में ओजोन के रेगुलेशन तथा कंट्रोल एक्ट 2000 का निर्माण किया तथा इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम भी चलाए। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं भारत? तो समझो, फोम उत्पादन हेतु पॉलीऑल का निर्माण, एरोसॉल उत्पादन का निर्माण, अग्निशमन यंत्रों का निर्माण, शीत उपकरणों का निर्माण, मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग, मोबाइल एयर कंडीशनर्स का निर्माण, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की विविध उत्पादनों का निर्माण, है ना। इस सब पे अपने कार्यक्रम चलाएं और इन सभी उपकरणों को ओजोन परत क्षीणता के ह्रास को कम करने का ध्यान रखकर निर्मित किया जाने का कारण भी इसको भी सुरक्षित किया कि मतलब इन सब का यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप फॉलो करेंगे। इस तरीके की कुछ स्कीम थी। तो ये तो हो गया देखो आपका ओजोन लेयर वाला टॉपिक। जो चीज़ें मेन थी, जैसे जो आपकी कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ सम्मेलन हुए, है ना, इससे कितने प्रतिशत इन्होंने बताया कि 1% यदि ह्रास होता है तो कितने प्रतिशत कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? 2%, है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपको क्या है भाई, ये PDF मेन है। ये PDF आपको मिल जाएगी, देखो कहाँ मिल जाएगी, जो आपका PG पॉइंट ऐप है। PG पॉइंट ऐप कहाँ से इंस्टॉल करोगे? आपको PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करो आप प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको पर्यावरण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पर आप जो है इसको पढ़ सकते हो थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट्स, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स से भी लिख सकते हो। हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है PG पॉइंट। जैसे ही मैं क्लासेस शुरू कर दूंगी, MCQs या कुछ भी, आज ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि क्या नया होने वाला है ना। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐप के बारे में बताइए। सब कुछ ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपसे यदि रेफरल कोड मांगता है तो आप PG पॉइंट डालिएगा, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी, और फिर हमें फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं मैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के माध्यम से। कल चाहे जैसे मैं आपकी यूनिट 2 कल तो कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए 1 घंटे की क्लास करनी पड़े आपकी, ठीक। कल आपकी यूनिट 2 पूरी खत्म कर देंगे, परसों से यूनिट 3 शुरू कर देंगे। 4 यूनिट हैं आपकी पर्यावरण में, ठीक।